आप लोग बस एक बार हमें ये बता दीजिए कि अभी तक कहाँ तक हो चुका है। मुझे लगता है कि प्रोपोर्शनल टैक्स से पढ़ाना है ना। टैक्स मल्टीप्लायर से पढ़ाना है। लमसम टैक्स तक हुआ था ना कल। एक बार माइक ऑन करके आप लोग बता दीजिए, क्योंकि इधर स्क्रीन शेयर करने के बाद दिखता नहीं। सर लमसम टैक्स तक हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, ओके। प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर से हमें पढ़ना है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या है कि एक सर्टेन रेशियो में आपके इनकम पे टैक्स लगा दिया जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आपकी इनकम 100 है, उस पर 20% का टैक्स है, तो 100 का 20% 20 रुपए हो जाएगा, यानी वो परसेंटेज में लगेगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी इनकम घटेगी सरकार का टैक्स कलेक्शन कम होगा, है ना, क्योंकि वो परसेंटेज में लगा है। तो अगर आपकी इनकम वाई है और गवर्नमेंट उस पे T% का टैक्स लगा दे, तो जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो गवर्नमेंट का T इक्वल स्मॉल टी वाई होगा। स्मॉल टी का मतलब है कि मान के चलिए कि 25% आपका टैक्स है और आपकी इनकम सपोज करिए कि 200 है, तो 200 का 25% कितना हो जाएगा? 100 का 25 चौथा भाग है, तो 200 का चौथा भाग 50 हो जाएगा ना। तो जो टैक्स के रूप में कलेक्ट हुआ गवर्नमेंट के पास वो 50 रुपए हुआ। तो ये आप 50 रुपए गवर्नमेंट के देने के बाद जो इनकम बचेगी वो अब आपका डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगा। ठीक है ना। तो जो टैक्स है स्मॉल टी, वो पूरा 100% नहीं हो सकता है, न ही 0% हो सकता है। तो इसीलिए जो स्मॉल टी है वो 0 से और 1 के बीच में वेरी करेगा। यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो बताते रहिएगा, कहीं पे भी दिक्कत हो आप तुरंत बताएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टी इक्वल स्मॉल टी वाई, जहाँ पे स्मॉल टी मोर देन 0 लेस देन 1। ठीक है। अब यहां से अगर हम आपसे डिस्पोजेबल इनकम पूछें, डिस्पोजेबल इनकम, तो वो क्या हो जाएगा भाई? वाई डी इक्वल वाई माइनस वाई टी, है ना, या टी वाई कहिए, बात वही है। भाई आपके पास जो इनकम है उसमें से टैक्स देने के बाद जो पैसा बचेगा वही खर्चा करने के लिए आपके पास बचेगा। तो आपकी इनकम अगर 100 है और उस पर आपने 20% का टैक्स दे दिया, तो 100 माइनस 20%, इसको कर लीजिए थोड़ा सा। यही हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20 बराबर 80। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जो कंजम्पशन का फंक्शन होता है
सी इक्वल क्या होता है भाई, सी बार प्लस बी बाई डी। भाई सी का मतलब कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन रहेगा, एमपीसी है बी, और वाई डी क्या, डिस्पोजेबल इनकम, ये वाला पार्ट। तो दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सी इक्वल सी बार प्लस बी वाई माइनस वाई टी, यानी सी इक्वल सी बार प्लस बी वाई माइनस बी वाई टी। ठीक है भाई। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल क्या होता है, यानी वाई इक्वल एडी, आप जानते हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं आप, वाई इक्वल सी प्लस आई प्लस जी। इकोनॉमी क्लोज्ड हम ले रहे हैं, इसलिए हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बाहर किए हुए हैं। तो y इक्वल सी बार प्लस, इस अब इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं, बी वाई माइनस बी वाई टी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कि नहीं, दिक्कत नहीं है। तो y वाले वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बी बाई टी। ठीक है भाई, और बचेगा क्या, सी बार प्लस आई प्लस जी। y कॉमन कर लीजिए, क्या मिलेगा, 1 माइनस बी प्लस बी टी, सी बार प्लस आई प्लस जी। एक काम और करिए, यहां से 1 माइनस बी, अब चूंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, बी यहां से कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ? क्या ये मामला ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो बता दो। ठीक है ना, ये मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। ओके ओके। अब आपको पता है कि y इक्वल क्या हो जाएगा भाई, सी बार प्लस आई प्लस सी अपन में, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, 1 माइनस बी 1 माइनस टी। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स है। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब है कि इनकम के साथ वो लगा हुआ है, सर्टेन रेशियो में, सर्टेन प्रोपोर्शन में, निश्चित अनुपात में। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में मल्टीप्लायर कैसे काम करेगा, कि सपोज करिए कि गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्ट कर दिया, या आपने पर्सनली कोई इन्वेस्ट कर दिया, या कंजम्पशन बढ़ गया, कंजम्पशन में इन्वेस्ट हो गया, तो उससे इनकम बढ़ेगी लोगों की, और जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो सर्टेन पार्ट टैक्स में कलेक्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो जो प्रोपोर्शनल टैक्स है वो काम कैसे करेगा, डी वाई बाई डी आई को। तो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि टी हमने क्यों नहीं लगाया, टी हमने इसलिए नहीं लगाया कि लमसम टैक्स का केस नहीं है, लमसम टैक्स में एक फिक्स अमाउंट में टैक्स लग जाती है, इनकम आपकी कुछ भी रहे। प्रोपोर्शनल टैक्स आपकी इनकम के साथ सटा हुआ है, लगा हुआ है, जो एक्सपेंडिचर करिए, इन्वेस्ट करिए, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, जैसे इनकम बढ़ेगी वो उसका सर्टेन अमाउंट टैक्स के रूप में कलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर दी। तो डी वाई बाई डी आई इक्वल क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 अपन 1 माइनस बी जिसको हम के सब्सक्रिप्ट स्मॉल टी भी लिख सकते हैं।
यानी ये क्या हो गया आपका प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर हुआ। यानी दूसरे शब्दों में के टी यानी के सब्सक्रिप्ट टी 1/1 माइनस एमपीसी 1 माइनस, ये आप जैसे चाहे वैसे लिखे। ठीक है, यहां तक क्लियर है किसी को? शालिनी, आयुष, दीपक चौधरी, जो भी लोग हैं भाई, जितने भी लोग हैं, किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो आप बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। समय नुकसान नहीं करना है किसी को, तो फटाफट बताइए। आप ऑन करके बता सकते हैं, माइक वगैरह जो भी है। अब ग्राफ पे इसको प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले एक दो चीज समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। इस वाले पॉइंट को यहाँ पे y इक्वल सी बार आई प्लस जी, चलो यहां लिख देते हैं सी बार प्लस आई प्लस सी प्लस बी वाई। आपको दो चीज जानना है, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में इंटरसेप्ट और स्लोप, ये दो चीज महत्वपूर्ण है। स्लोप का मतलब कि जिससे लाइन जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, वो उसका ढाल बढ़ेगा या ढाल घटेगा। ठीक है, स्लोप का मतलब ये तिरछा होगा या ढलुआ होगा, इस तरीके का। ये वाली जो वैल्यू है किसका काम करे? इंटरसेप्ट का, इंटरसेप्ट का, क्योंकि इसमें किसी तरीके का चेंज नहीं है, फिक्स है। सी बार भी फिक्स है, इन्वेस्टमेंट भी फिक्स है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी फिक्स है। ये जो हिस्सा है ये स्लोप डिटरमाइन करता है। अभी आपको और क्रिस्टल क्लियर होगा। अब आपको दिखाते हैं स्लोप बना के। यहाँ पे सी है, आई है, जी है, यानी ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, वाई एक्सिस। ये आपका 45 डिग्री, वाई इक्वल सी प्लस एस, ये इनकम है। इनिशियली जब कोई प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं लगा था तो सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने T% का प्रोपोर्शनल टैक्स लगा दिया है।
यानी आपकी इनकम पे T% का प्रोपोर्शनल टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट ने। अब जो है C डैश प्लस I प्लस G, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो C डैश है वो क्या है आपका C बार प्लस B Y माइनस वाई टी, यही तो होता है डिस्पोजेबल इनकम के रूप में कंजम्पशन का फंक्शन। ऊपर देखिए यहाँ पे क्यों भाई, ठीक है ना यहाँ तक। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरू में जब कोई टैक्स नहीं लगा था तो इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे हो रहा था और उसको हम ई नॉट कर रहे थे और इसके रिस्पेक्ट में जो इनकम आ रही थी वो वाई नॉट आ रही थी। अब गवर्नमेंट ने जैसे ही प्रोपोर्शनल टैक्स लगा दिया है तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास कलेक्शन जाएगा और इनकम जो है वो कम होगी, क्योंकि टैक्स लगने से डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो जो सी है वो कम होगा और कम होकर सी डैश हो जाएगा, है ना। तो अब जो इनकम है वो यहाँ पे आ गई y1 गई। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि कल हम लमसम टैक्स के केस में जो C प्लस I प्लस जी यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन है उसको हम शिफ्ट कर रहे थे, यहाँ पे हमने शिफ्ट नहीं किया है, यहाँ पे हमने स्लोप कम कर दिया है। आप कहेंगे कि हाँ ये तो हुआ है, लेकिन कैसे। ये जो पूरा पार्ट है इंटरसेप्ट है, ठीक है, यानी जहां पे टी स्मॉल टी और बी नहीं लगा हुआ वो पूरा का पूरा पार्ट इंटरसेप्ट का पार्ट होता है। वो उसका मतलब वो ऑटोनोमस होता है, स्वायत्त होता है, उसका ना इनकम से मतलब है, ना इन्वेस्ट से मतलब है, ना ही गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से मतलब, वो फिक्स रहेगा। और ये अमाउंट मान के चलिए कि यहाँ तक है, लेकिन आप जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो उस केस में भी, चलिए यहाँ पे आपको दो चीज दिखाते हैं। विदाउट y इक्वल 80 C प्लस बी वाई प्लस आई ए डी वाई इक्वल C प्लस बी वाई माइनस वाई टी प्लस आई। आप एक्स्ट्रा जी भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहां से y कॉमन करिए 1 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा C, क्योंकि ये C बार है ना। ये जो पार्ट है इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यानी ये डिटरमाइन करेगा कि लाइन यहां से स्टार्ट होगी कि यहां से स्टार्ट होगी कि यहां से स्टार्ट होगी, कैसे वो फिक्स है ना, वो क्या है फिक्स है। तो ये लाइन ये वैल्यू डिटरमाइन करेगा कि आप वाई एक्सिस पे कहां पे लाई करेंगे। अगर आप इसको भी ठीक ऐसे ही एडजस्ट करेंगे तो C बार प्लस आई प्लस जी बी वाई और माइनस बी बाई टी। तो बिना प्रोपोर्शनल टैक्स के वैल्यू क्या है C बार प्लस आई प्लस जी,
और प्रोपोर्शनल टेक्स लग रहा है तो भी जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है ये, वो क्या है, सेम ही है। दोनों केस में क्या है, सेम है। ये जो वैल्यू है स्लोप डिटरमाइन करती है। यहां पे स्लोप क्या है, 1/1 माइनस बी। यहां पे स्लोप क्या है, बी माइनस बी टी, है ना। और यहां पे स्लोप क्या है, 1 माइनस बी। तो आप देख क्या रहे हैं, 1 में से b को आपको माइनस करना है। सपोज करिए कि b की वैल्यू जो है वो 0.5 है, तो 1 माइनस 0.5 क्या होगा, 0.5। ठीक, यहाँ पे अगर t की वैल्यू हम 0.4 कर दे और b की वैल्यू एज इट इज 0.5 रखें, तो क्या होगा, 0.5 माइनस 0.5 इंटू 0.4, तो क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.3। तो आप देख क्या रहे हैं, यहां पे स्लोप क्या है, ज्यादा है। यहां पे स्लोप क्या है, कम है। भाई 0.30 कम ही है ना, 0.5 से या 0.50 से। ये 50 पैसा, ये 30 पैसा है, तो 50 पैसा ज्यादा होगा ना 30 पैसे से। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रोपोर्शनल टैक्स लगा तो स्लोप हमारा कम हो गया। तो इसलिए इंटरसेप्ट तो दोनों में सेम रहा, प्रोपोर्शनल टैक्स लगा तो स्लोप कम हो गया पहले से। तो जब जब प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं लगा था तो स्लोप ये था, यानी ज्यादा था, और इंटरसेप्ट ये ओरिजिन से यहां तक का था। लेकिन जैसे प्रोपोर्शनल टैक्स लगा है तो इंटरसेप्ट तो चेंज हुआ नहीं, ये दोनों क्या है, सेम है। स्लोप बदल गया, ये 1 माइनस बी है, ये b माइनस बी टी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन है वो अपने ओरिजिन पॉइंट से, जहां से स्टार्टिंग हुई है, वहीं से थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गई, यानी स्लोप क्या हुआ, कम हो गया। क्या ये मामला क्लियर हुआ अब? चलो भाई जल्दी बताओ, लेट ना करो, इसी सब में समय नुकसान नहीं करना है। जल्दी बोलो, शालिनी, दीपक, आयुष, जो जितने भी लोग हैं जल्दी बताओ भाई। जी सर। क्रिस्टल क्लियर, बाकी लोग? कोई बोलता नहीं है ना, ये गलत बात है। इधर आयुष, दीपक, चलो भाई ये अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा है तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये आपका मामला रहा कि कैसे ग्राफ काम करता है और ये प्रोपोर्शनल टेक्स्ट का सीन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पे। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर,
अब इसमें 2-3 केस हैं। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विदाउट टैक्स, पहला केस क्या है? विदाउट टैक्स है। दूसरा केस क्या है? विथ लमसम टैक्स। तीसरा केस क्या है भाई? विथ प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, तो एक एक करके कर लेते हैं। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मामला समझ में नहीं आ पाएगा। अब इसलिए आप बताते भी रहिए, मैसेज में ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलते रहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोगों का पूरा यही एम है कि जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनके माथे तक बातें पहुंचे, समझ में आ जाए हर एक चीज, कुछ स्किप ना हो, क्योंकि हर चीज बिजनेस के पर्पज से नहीं है। इरादा यही है कि हमसे जुड़ने से आपको निश्चित रूप से फायदा हो, चीजें समझ में आए। जब तक हमें भी संतुष्टि नहीं होगी फिर आनंद नहीं आता है। तो चलिए विथ पढ़ते हैं इसको, विदाउट टैक्स। ठीक है, फर्स्ट केस। विदाउट टैक्स। इसको ओपन मल्टीप्लायर भी कहा जाता है, ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर, है ना। तो y इक्वल क्या हो जाएगा भाई? आप जानते हैं c प्लस आई प्लस जी और x माइनस एम। अगर दूसरे देश के लोगों का इनकम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? हम इंपोर्ट बढ़ाएंगे, यानी दूसरे लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो जो एक्सपोर्ट है वो दूसरे देश के लोगों के या उनके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या नेशनल इनकम पे डिपेंड करता है। तो ये इस पूरे मॉडल में बाहर का है, यानी वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो दूसरे देश की गवर्नमेंट और लोग डिटरमाइन करेंगे। तो एक्स क्या हुआ यहाँ पे? एक्सपोर्ट क्या हुआ? ऑटोनोमस हो गया। लेकिन जो इंपोर्ट है जिसको हम एम से दिखा रहे हैं वो हमारे इनकम पे डिपेंड करता है, यानी हमारी इनकम बढ़ेगी तो इंपोर्ट बढ़ेगा, हमारी इनकम कम होगी तो इंपोर्ट कम होगा। तो जो एम है वो फंक्शन किसका है? यानी एम इक्वल फंक्शन ऑफ इनकम। क्योंकि केवल इनकम ही फंक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये केवल समझने के लिए। इंपोर्ट का अन्य वेरिएबल से भी डिपेंड करता है। ये इस इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पे एम इक्वल फंक्शन ऑफ वाई लिखा है। स्मॉल एम क्या है भाई? MPN, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। यानी अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उससे किस तरीके का इंपोर्ट पे इंपैक्ट आता है, जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। तो आइए इसको करते हैं। सी आपको पता है, ये सी इक्वल क्या होता है भाई? सी बार प्लस बी वाई, है ना। तो y इक्वल क्या हो जाएगा? सी बार प्लस बी वाई प्लस जी प्लस एक्स माइनस स्मॉल एम वाई। और यहाँ पे आई है तो आप आई लिख लीजिए। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जब आप ओपन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालेंगे तो आप इसका ध्यान रखेंगे। बाकी ऑटोनोमस पार्ट उसमें से आप एक दो ना भी लिखें तो चल जाता है, कोई दिक्कत उससे है नहीं। तो y इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस बी वाई, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एम वाई बराबर सी बार प्लस जी प्लस आई। और इधर एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। y कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस बी प्लस एम।
सी बार प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स। वाई इक्वल क्या हो जाएगा, सी बार प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स अपान में 1 माइनस बी प्लस एन। अब आप डी वाई बाई डी आई पता कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहां से 1 अपान में 1 माइनस बी प्लस एन। इस पूरे का मतलब हमने कल बताया है कि आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो अगर आप कल की वीडियो देखेंगे तो आपको ये मामला समझ में आ जाएगा। और फिर हमने इसको डेरिवेट कर दिया पार्शियल डेरिवेशन आई के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल गया, क्योंकि बाकी टर्म क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म का आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन सबको 0 कर देगा और आई का 1 हो जाएगा, और ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है ये वाला जो पार्ट है आई के साथ जुड़ा हुआ वो अलग हो जाएगा। तो के सब्सक्रिप्ट एफ इक्वल 1 अपान में 1 माइनस एम पी सी प्लस एम पी एम। ये आपका फारेंटेड मल्टीप्लायर हुआ विदाउट टैक्स के केस में। ठीक है भाई, ठीक है। तो आओ इसका ग्राफ बना के आपको दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वाई एक्सिस से यहाँ पे सी रखते हैं, आई रखते हैं, जी रखते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रखते हैं। एक्स एक्सिस है, इनकम रखते हैं। 45 डिग्री लाइन है, सी प्लस एस। ध्यान रखिएगा जो सी प्लस एस वाली लाइन है वो एग्रीगेट सप्लाई की लाइन नहीं है। कई जगह आपने पढ़ा भी होगा कि एग्रीगेट सप्लाई है, वो एग्रीगेट सप्लाई नहीं है। इसका बस इतना काम है कि एक्स और वाई एक्सिस को बराबर भागों में बांट पाए, यानी इस लाइन पे आप कहीं पे भी रहेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल होगी। बस इतना सा इसका काम है। ये कुछ मैसेज में कह रहा है क्या? ओके, ठीक है। अब आइए, सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एन। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप टैक्स, जैसे सपोज करिए कि आप इंपोर्ट यानी एमपीएम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, अगर आप इंपोर्ट नहीं करते हैं तो भी आपका इंटरसेप्ट यही रहने वाला है। ये जो वैल्यू है ये आपका इंटरसेप्ट के रूप में तब भी रहेगा अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो भी। तो यहाँ पे भी इंटरसेप्ट नहीं चेंज होगा, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट नहीं चेंज होगा, बल्कि स्लोप बदल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश, यानी जो m है वो स्मॉल एम वाई हो गया इस बार। आप इसको थोड़ा सा लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, x माइनस स्मॉल एम वाई, और इस p का जो आप फंक्शन जानते हैं वो एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, स्लोप बस बदल गया है ना, इंटरसेप्ट सेम ही रहा। ठीक है भाई, क्या ये क्लियर है? बाकी लोग बोल नहीं रहे हो? शालिनी, आयुष, दीपक, जी सर। ठीक है ना? हाँ सर। अब आते हैं विथ लमसम टेक्स्ट। हाँ सर, मेरी पहली क्लास है, थोड़ा समझता हूँ सर, उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। क्या चीज? अब मेरा भी पहला क्लास ही सर, फर्स्ट ही क्लास है आज, थोड़ा समझता हूँ, पहले वीडियो देखता हूँ सर इसका। हाँ, आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जी 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 है सर ना? जी।
अब आ जाते हैं लमसम टैक्स के केस में। विथ लमसम टैक्स आप जानते हैं कि लमसम टैक्स क्या होता है? एक मुफ्त टैक्स होता है, चाहे आपकी इनकम कुछ भी, 100 इनकम हो, 2000 हो, 10,000 हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़, एक फिक्स अमाउंट पे टैक्स लग गया, वो इरिस्पेक्टिव इनकम होता है। तो वेरिएबल्स के फंक्शन लिख लेते हैं, m इक्वल स्मॉल एम वाई, आप जानते हैं, c इक्वल सी बार प्लस बी वाई माइनस टी, क्योंकि लमसम टैक्स लग रहा है, इनकम का एक फिक्स अमाउंट, तो इसलिए वाई माइनस टी हो गया है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। y इक्वल ए डी होता है, y इक्वल सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। तो y इक्वल सी की वैल्यू क्या है? सी बार प्लस बी वाई माइनस टी प्लस एक्स माइनस स्मॉल एम वाई, ठीक है। y इक्वल सी बार प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस एक्स माइनस स्मॉल एम वाई। y वाले टर्म को एक साथ ले आ लीजिए, y माइनस बी वाई प्लस एम वाई सी बार माइनस या प्लस एक्स माइनस बी टी, ठीक है, बल्कि ये बार नहीं रहेगा, है ना, सी बार प्लस एक्स बार, यहाँ पे आई छूटा हुआ है, आई यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अरे यार, एक्स, ठीक, y कॉमन करेंगे 1 माइनस बी प्लस एम, और यहाँ पे माइनस बी टी बचा है ना, तो क्या हो जाएगा? सी बार प्लस आई प्लस एक्स माइनस बी टी, वाई इक्वल सी बार प्लस आई प्लस एक्स माइनस बी टी अपान में 1 माइनस बी प्लस एम। अब आपको टेक्स को रिस्पेक्ट में रखते हुए फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालना है, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल, ये पूरा का पूरा जो टर्म है, सी बार अपान में 1 माइनस बी प्लस एम प्लस आई अपान में 1 माइनस बी प्लस एम प्लस एक्स अपान में 1 माइनस बी प्लस एम, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और ये वाइप आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस बी टी अपान में 1 माइनस बी प्लस एम, इसका आप जब डेरिवेशन करेंगे, इसका आप डेरिवेशन करेंगे तो बचेगा क्या? माइनस बी अपान में 1 माइनस बी प्लस एम बराबर के सब्सक्रिप्ट एफ टी। ये आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हुआ इन द केस ऑफ लमसम टैक्स। अब चूंकि यहाँ पे लमसम टैक्स लगा है, ग्राफ बना देते हैं, ये y इक्वल सी प्लस एस 45 डिग्री ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बात को समझिए,
पहले इंटरसेप्ट ये रहता था, अटेंटिव हो जाइए, थोड़ा ध्यान से देखिए इस चीज को। पहले इंटरसेप्ट क्या रहता था, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स ऐसे रहता था। यहाँ पे क्या हुआ है कि इस इंटरसेप्ट से c बार प्लस आई प्लस एक्स वाले पॉइंट यानी पूरे अमाउंट से माइनस बीटी कम हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि माइनस बीटी पूरे इंटरसेप्ट में से कम हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो कम कर दिया इसको, वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो इस बार क्या होगा, लाइन शिफ्ट हो जाएगी और ए डैश हो जाएगा। बता दो भाई, बोल नहीं रहे हो तुम लोग ना, सही नहीं लगता है। जी सर, आ रहा है समझ में। y1 हो गया, i हो गया, g हो गया, जो भी आपको रखना है यहाँ पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी सारी चीजें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो क्यों शिफ्ट इस बार हुआ है लाइन, ये पता चल गई है ना, क्योंकि हमारे पास जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू इस बार कम हो गई, उसमें से माइनस बीटी कम किया गया है, इसलिए क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है ना। और जो स्लोप है, स्लोप भी थोड़ी सी कम हुई है, तो एग्जैक्टली इसके पैरेलल ना होके थोड़ा सा इसके नीचे की तरफ झुका हुआ होगा, यानी कुछ इस तरीके का। अब आते हैं विथ प्रोपोर्शनल टेक्स्ट के केस में ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर क्या होगा, थर्ड केस। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? नो एक बार सर। बताओ, आयुष दीपक जितने भी लोग हैं भाई, बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं नहीं सर, बोर नहीं हो रहे। थोड़ा वो फर्स्ट मेरा टॉपिक है सर, ये भी माइक्रो का है ना सर, मैक्रो का, सॉरी। अच्छा 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 अच्छा, नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जी जी। जाएगा समझ। विथ प्रोपोर्शनल टैक्स। अब आपको प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में पता करना है, तो इस बार c इक्वल क्या हो जाएगा भाई, c बार प्लस बी वाई माइनस वाई टी, क्योंकि सर्टेन परसेंट टैक्स लगेगा ना, तो इसलिए वाई माइनस वाई टी। एम इक्वल स्मॉल एम वाई, अब बाकी सीन वही रहने वाला है, तो y इक्वल सी बार प्लस बी वाई माइनस बी वाई टी। इन्वेस्ट ले लीजिए, इन्वेस्ट, और x माइनस एम, तो m क्या है, स्मॉल एम वाई है, ठीक है भाई। तो c बार प्लस बी वाई माइनस बी टी वाई प्लस आई प्लस एक्स माइनस स्मॉल एम वाई माइनस बी वाई प्लस बी टी वाई प्लस स्मॉल एम वाई बराबर सी बार प्लस एक्स प्लस आई, ठीक है। पाई कॉमन कर लीजिए, बचा क्या, 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस स्मॉल एम सी बार प्लस एक्स प्लस आई। वाई इक्वल क्या हो गया, सी बार प्लस एक्स प्लस आई अपन में 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस स्मॉल एम। आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर दीजिए, लमसम टैक्स लगा हुआ है, सॉरी प्रोपोर्शनल टैक्स लगा हुआ है, तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1 माइनस बी प्लस
BT प्लस M। आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं 1 अपन में 1 माइनस P 1 माइनस T प्लस M, है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। तो 1 माइनस MPC प्लस MPC इंटू MPT, M यहाँ लिख देते हैं 1 अपन 1 माइनस MPC 1 माइनस MPT, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट KFT। प्रोपोर्शनल टैक्स लगा हो, ओपन इकोनॉमी हो, तो जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर होगा वो ये हो जाएगा। अब आपको याद नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में आएगा एज इट इज, आप इसी तरीके से y इक्वल AD, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस वेरिएबल को कैसे कहाँ रखना है, आपको डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालना है, और M इक्वल MY रखना है कि नहीं रखना, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन, तो घबराना नहीं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो सेम रहा, C बार प्लस X प्लस I। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे अगर आप डायग्राम बनाए 45 डिग्री ए, और यहाँ पे स्लोप बढ़ा है कि घटा है, तो बताएगा स्लोप घटा है कि बढ़ा है। स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हैं, dy बाई dx ही तो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, DAE अपन में dy होगा। तो स्लोप घटा है ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है 1 माइनस बी प्लस BT प्लस M, है ना? y नॉट, ये आपका y1 हो गया, इसको आप E1 कर लीजिए, और ये इस तरीके से। ओके, तो ये आपका रहा प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर। अब इसको घर पे भी एक बार करिएगा, है ना? अब एक बार देखिएगा कि कहाँ तक आप कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। एक बार चेक कर लो, सारा इक्वेशन वगैरह चेक करते रहो, सही है ना? सब कुछ देखते रहना, सब्सट्रैक्शन और एडिशन में कहीं इधर उधर ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, संतुलित बजट गुणक, है ना? अब जो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहला है लमसम टैक्स। लमसम टैक्स के केस में बजट मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, और जो दूसरा केस है वो प्रोपोर्शनल टैक्स का है। ठीक है भाई।
तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक तो है। तो आइए लमसम टैक्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस, लमसम टैक्स balanced budget multiplier in the case of lump-sum tax. बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या है? अब हम ध्यान दीजिए इस बात को, हम लमसम टैक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। बैलेंस्ड बजट का मतलब लमसम टैक्स के केस में बता रहे हैं। क्या मतलब है कि अगर गवर्नमेंट डेल्टा जी अमाउंट का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में इंजेक्ट करे और इसी के इक्वल अमाउंट का गवर्नमेंट टैक्स लेवी करे, टैक्स वसूले, तो इसी अमाउंट का इनकम अर्थव्यवस्था में जनरेट हो जाएगा। मान के चलिए कि 100 रुपये का खर्चा कर रही है सरकार और 100 के बराबर टैक्स भी ले रही है। तो जब ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे, एक्चुअल में अंतः क्रिया करेंगे अर्थव्यवस्था में जाके, ये पैसा कोई दे रहा है, कोई पैसा ले रहा है, यानी सरकार दे भी ले रही है, ले भी रही है, तो इसके वजह से 100 रुपये का प्लस इनकम जनरेट हो जाएगा अर्थव्यवस्था में। आप कहेंगे कि कैसे आपकी बात को मान लें, आप कोई प्रधानमंत्री है क्या? हम कह ठीक है, दिखाते हैं आपको कैसे आपको मानना है। आपने इसका कोर मतलब समझ लिया हमने क्या बोला? हमने कहा कि गवर्नमेंट जिस अमाउंट से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंजेक्ट करेगी, ठीक उसी अमाउंट से अगर टैक्स भी वसूलना स्टार्ट कर दे और केस लमसम टैक्स का हो, तो ठीक उसी अमाउंट से अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में इनकम बढ़ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है भाई? जल्दी बताओ। जी सर। जी सर। ओके, बाकी लोग भी बताते रहो। तो आइए आगे इसको देखते हैं कैसे इसमें करना क्या है। यानी हमने आपसे बोला कुल मिला के, हमने आपको बोला यही, तो दिखाते हैं प्रूफ करके। आप जानते हैं कि जो dy बाई dz होता है वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस बी। ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है। dy बाई dt इक्वल क्या होता है भाई? माइनस बी अपान में 1 माइनस बी। ये लमसम टैक्स मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो ये बताइए, इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dy बराबर क्या हो जाएगा? dz अपान में 1 माइनस बी। आप कहेंगे कि हाँ हो तो जाएगा। इक्वेशन 3 dy बराबर माइनस इसको हटाते हैं, माइनस बी dt अपन में 1 माइनस बी। तो आप कहेंगे कि हाँ हो तो जाएगा। इक्वेशन 4। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे समझने वाली बात है। तो मान लीजिए कि हम 5 लोग हैं, हम 100 रुपये प्रॉफिट में है, दीपक 200 रुपये प्रॉफिट में है, शालिनी 400 रुपये प्रॉफिट में है और आयुष 600 रुपये प्रॉफिट में है। तो टोटल कितना पैसा जनरेट हुआ ये हमें पता करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा?
भाई सबके पैसे को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कितना इनकम और जनरेट हुआ, कितना प्रॉफिट टोटल बन। तो एक केस लेते हैं, मान के चलिए कि हम 200 रुपए नुकसान में, यानी हमारे पास -200 रुपए है, आयुष के पास 300 रुपए है, दीपक के पास 400 रुपए है, शालिनी के पास 450 रुपए है। तो कितना इनकम बढ़ा, कितना प्रॉफिट हुआ, ये कैसे पता चलेगा? भाई सबको जोड़ दीजिए। तो मैं तो माइनस में हूं, तो आप जैसे मेरा पैसा जोड़ोगे तो -200 कम करना पड़ेगा जो भी टोटल इनकम होगा। तो आप कहेंगे हाँ बात तो ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट टैक्स वसूल रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, इससे कितना इनकम बढ़ा ये पता करना होगा। तो आप क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे, सबके वैल्यूज को जोड़ देंगे। यानी जो डी वाई जनरेट हुआ है वो डी वाई, इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं, डी सबस्क्रिप्ट जी कर देते हैं और इसको डी वाई सबस्क्रिप्ट टी कर देते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। अगर आप ये समझ गए तो फिर आप मामला समझ, क्या ये बात समझ में आया जो हमने अभी सर्कल बनाया, ये रेक्टेंगल? जल्दी से बताइए हमने क्या कहा और इसका क्या मतलब आपने समझा। बोलो भाई जल्दी बोलो। सर थोड़ा रिपीट करो सर। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमारे पास -200 रुपए, -200 का मतलब समझ रहे हैं आप कि हम नुकसान में। हम लोग एक ही परिवार से हैं, -200 हमारे पास है, शालिनी के पास 300 है, आयुष के पास 400 है, आपके पास दीपक के पास 600 रुपए। तो ओवरऑल कितना इनकम हम लोगों के पास बढ़ा, यानी हम लोगों ने अगर कमाया है पैसा, सपोज करिए कि हमने -200 कमाया, यानी हम 200 गंवा दिए। आपने 300 कमाया, शालिनी ने 400 कमाया, आयुष ने 500 कमाया है, दीपक ने 800 कमाया है। तो टोटल इनकम बढ़ा कितना, सबको जोड़ दीजिए, सबके पैसे को, पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट में आप थे या कितना इनकम बढ़ा। तो गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर करा है डेल्टा जी, उससे कितना इनकम बढ़ेगा, लमसम टैक्स लगा है उससे इनकम में कितना कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, इन सभी को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, एक दूसरे में एडजस्ट कर दिया जाए, तो ओवरऑल पता चल जाएगा कि इनकम कितना बढ़ा है। यही तो बात हम कर रहे हैं। ठीक है यहां तक शालिनी? जी सर। आयुष, दीपक? जी सर, जी सर, अब अंडरस्टैंड हुआ सर, समझ में आया सर। ओके, तो अब यहाँ पे आइए, डी वाई डैश इक्वल, अब डी वाई जी की वैल्यू क्या है भाई, यानी डी वाई सबस्क्रिप्ट जी की वैल्यू डी जी अपन में 1 - बी प्लस डी वाई सबस्क्रिप्ट टी की वैल्यू क्या है, -b इंटू डी टी अपन में 1 - बी। ठीक है, तो डी वाई डैश इक्वल डी जी अपन में 1 - बी, और ये प्लस माइनस का गुणा आप जानते हैं माइनस हो जाएगा, माइनस डी टी अपन में 1 - बी। अब लमसम टैक्स के केस में हमने क्या बोला, बजट बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर का अगर केस हो, लमसम टैक्स लगा हो, तो जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ठीक उसी के अमाउंट में अगर टैक्स ले तो उसी के अमाउंट में इनकम में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां से देख लीजिए, जो डेल्टा जी है वो किसके इक्वल है, डेल्टा टी के इक्वल है, यानी जो डेल्टा टी है वो डेल्टा जी के इक्वल है। क्यों भाई, ठीक है मामला, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। तो आप कहेंगे कि दिक्कत नहीं है, तो डी वाई डैश इक्वल डी जी इक्वल 1 - बी माइनस बी इंटू डी जी, क्योंकि डी टी क्या है, डी जी के बराबर है। ठीक है भाई, डी सी बाहर कर लीजिए, बचा क्या, 1 - बी एलसीएम हो जाएगा,
जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो ऊपर जैसे रहता है वैसे जोड़ घटा देते हैं, तो 1 माइनस बी, तो डी वाई डैश अपन में डी जी इक्वल हुआ क्या 1। भाई इससे ये कट जाएगा तो बचा क्या, तो बैलेंसेड बजट मल्टीप्लायर केस कौन सा, लमसम टैक्स का हो तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्या ये बात क्लियर है? क्यों भाई, यहां तक ठीक है? जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको लिखेंगे डी वाई डैश इक्वल डी जी इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो आपने क्या देखा है, आपने देखा कि गवर्नमेंट जितना अमाउंट, यानी अगर डीजी का एक्सपेंडिचर कर रही है और उसी अमाउंट से टैक्स ले रही है डीटी का, तो इनकम में कितने का जनरेशन हुआ, डी वाई का हुआ, उतने ही अमाउंट का हुआ, क्योंकि डी वाई डैश इक्वल क्या है डीसी है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो। न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। एमपीसी की वैल्यू हमने 0.8 माना है, जैसे कि अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं 0.8। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट टैक्स 100 मान लेते हैं। भाई हमने बोला क्या था कि जितना अमाउंट से खर्चा करे उसी अमाउंट से टैक्स ले ले, तो इनकम में उसी अमाउंट से बढ़ोतरी हो जाएगी। दो केस लेते हैं, एक बिना टैक्स के, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से जो इनकम में बढ़ोतरी हुई वो, और टैक्स लगाने से जो इनकम में कमी हुई वो, दोनों केस ले लेते हैं। डेल्टा जी बढ़ने से इनकम में क्या इम्पैक्ट आएगा वो देख लेते हैं। तो डेल्टा वाई इक्वल क्या हो जाएगा भाई, डी सी इक्वल, बल्कि इसको आप डी वाई कर लीजिए। डीजी की वैल्यू क्या 100 है, एमपीसी की वैल्यू क्या है भाई 0.8 है, 0.8 है। तो एक में से अगर 80 पैसा आप बाहर करेंगे, 0.8 बाहर करेंगे तो 20 पैसा बच जाएगा। अब 20 पैसा बच जाएगा, इसका मतलब क्या है 10.2 बचेगा, यहाँ पे 0.52 बच जाएगा, है ना, 0.2 बच जाएगा। तो डी वाई की वैल्यू क्या होगी भाई 500 हो गई ना, भाग करेंगे आ जाएगा, उधर 10 कर लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 500 हो जाएगा। अभी टैक्स नहीं लगा है, अभी केवल गवर्नमेंट का 100 यूनिट या 100 सीआर का खर्चा करने पे इनकम में बढ़ोतरी कितना हुआ है 500 सीआर का हुआ है। अब चूंकि साथ साथ टैक्स भी लग रहा है, तो टैक्स यानी डीटी लगने से, बढ़ने से इनकम में क्या रिडक्शन होगा डी वाई, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको हम डी वाई डैश लेना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे डी वाई दिया है ना, तो इसलिए डी वाई डैश इक्वल क्या हो जाएगा माइनस बी डी टी अपन में 1 माइनस बी, यही तो होता है। डी वाई डैश इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है 0.8, है ना, माइनस में है, ध्यान रखना। डी टी की वैल्यू क्या है 100 है, और 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है 0.2 है। तो दशमलव से दशमलव कट गया, बात खत्म। डी वाई इक्वल क्या हो गया भाई, ये 2 से 4 बार में कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आई -400। गवर्नमेंट ने खर्चा करा 100 का, तो 500 का इंक्रीमेंट हुआ नेशनल इनकम में। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया
100 रुपए का या 100 CR का वसूला, तो गवर्नमेंट जो इनकम है वो -400 से कम हो गई। तो नेट इनकम कैसे पता चलेगी? नेट इनकम इंक्रीमेंट, यानी निवल मूल जोड़ घटा के सब। तो डेल्टा वाई, या इसको डेल्टा वाई ना लिख के डी वाई प्लस डी वाई डैश, तो ये किसकी वैल्यू है? डी वाई की। और डी वाई डैश की वैल्यू क्या है? -400। तो बचा कितना भाई? 100। तो आपने क्या देखा कि जो नेट इनकम हुआ वो 100 का ही हुआ, यानी जिस अमाउंट से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ उसी अमाउंट से टैक्स लगा, तो ठीक उसी अमाउंट से इनकम भी बढ़ गई। ठीक है, सही है? आया मजा? बताओ भाई जल्दी। हेलो 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 हेलो। जी सर। ठीक है आयुष, दीपक? हाँ सर, अंडरस्टैंड हो रहा है सर। बाकी आयुष जल्दी बताओ भाई, थोड़ा जल्दी, क्योंकि खत्म करना है इसको। आयुष बोल नहीं पाते हो क्या तुम? बोल दिया करो ना, इधर हमें चेक करना पड़ता है फिर वापस जाके मैसेज में। अब एक केस हमारे पास क्या है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में लेस देन 1 होता है, ये आप याद रखेंगे। याद रखेंगे इस पॉइंट को। यहां पे क्या होता है? लमसम टैक्स के केस में 1 के बराबर होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्स का केस अगर हो तो क्या होगा? 1 से कम होगा। जो मल्टीप्लायर है वो 1 से कम होगा। तो जैसे ही मल्टीप्लायर 1 से कम होगा तो इनकम में ठीक उस अमाउंट से इंक्रीमेंट नहीं होगा जिस अमाउंट से टैक्स लगा, जिस अमाउंट से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। इनकम में जो भी बढ़ोतरी होगी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कम वैल्यू का इनकम में इजाफा होगा, इंक्रीमेंट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है। वैल्यू क्या है? लेस देन 1। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अब हमारे पास क्या बचे था? 2 मल्टीप्लायर और बचे थे हमारे पास। फिस्कल पॉलिसी और जो दूसरा है मॉनेटरी। ये जो दोनों मल्टीप्लायर है ना, ये हम जब आपको ISLN कराएंगे, डीपली करेंगे इस चीज को अच्छे से, है ना, वहां पे इसको हम पढ़ेंगे कि फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर कैसे काम करता है और मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर काम कैसे करेगा, डेरिवेशन कैसे होगा, और वेरिएबल का और हर कांस्टेंट का इंटरसेप्ट की का मतलब क्या है, वैल्यू क्या है। अब इसी में आगे एक टर्म है बैकवाश इफेक्ट। देखो बात ये है ना कि हम लोगों ने ये सोच रखा है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, लग सकता है, लेकिन कोशिश ये है कि आपके दिमाग तक मामला पूरा पहुंचे। बिजनेस पूरा नहीं कि जल्दी जल्दी खत्म कर दो और लुभावने बातें करो और जल्दी जल्दी खत्म करके काम खत्म करो जैसे तैसे, नहीं। इरादा यही है कि आपसे पूछ के हर एक चीज आपको समझ आनी ही चाहिए।
बैकवाश इफेक्ट को हिंदी में बोला जाता है विदेशी प्रति प्रभाव, विदेशी प्रति, ठीक, अति निर्यात प्रभाव। अच्छा, इस कंसेप्ट को दिया किसने है भाई? अगर पूछ दे कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ बैकवाश इफेक्ट, तो आप बताएंगे गुरनार मिडल। ठीक है, किस किताब में दिया है? इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन, अंडर रीजन। ठीक है, इसी में इन्होंने एक टर्म यूज करा है बैकवाश इफेक्ट में, सर्कुलर कसेशन। सर्कुलर कसेशन, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में कोई चेंज आता है। देखिए, इकोनॉमी में चेंज दो तरीके से आ जाएंगे भाई, पॉजिटिव चेंज, और जो दूसरा चेंज आएगा वो निगेटिव चेंज। तो सर्कुलर कसेशन हमें ये बताता है कि अगर पॉजिटिव चेंज आएगा तो वो एक चेंज दूसरे चेंज को, दूसरा चेंज तीसरे चेंज को, ऐसे कम्युलेटिव वे में करता रहेगा। निगेटिव चेंज आया तो वो एक निगेटिव चेंज दूसरे निगेटिव चेंज को जन्म देगा, तीसरा निगेटिव चेंज चौथे को जन्म देगा, है ना। ऐसे इकोनॉमी मूव करने लगती है, फिर डिप्रेशन वगैरह आता है, रिसेशन आता है। तो ये सर्कुलर कसेशन का मतलब है। बैकवाश इफेक्ट में ये बोला जाता है, माइंड में रखेंगे, कि आप चाहे तो लिख लें, मैं बोल भी दूंगा, कि जो बड़ी इकोनॉमी होती है जैसे यूएसए, यहाँ पे कोई छोटी इकोनॉमी है, मान के चलिए वियतनाम या नेपाल लेते हैं, ठीक है। यूएसए बड़ी इकोनॉमी है, तो इस देश के लोगों का अगर इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर ये दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो यूएसए के लोगों की अगर इनकम बढ़ती है, उसका नेशनल इनकम बढ़ता है, और ट्रेड फ्री ट्रेड है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत ज्यादा इधर उधर कर रखा है, रेसिप्रोकल टैरिफ और एंटी टैरिफ और पता नहीं कौन कौन से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, स्पेसिफिक एंड वोल्वरम, सब तरीके का टैरिफ ठोक रखा है चारों तरफ। तो टैरिफ वाले वो चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे काम करता है। तो जो बड़ी इकोनॉमी होती है, अगर उसका इनकम बढ़ता है तो छोटे इकोनॉमी पे ज्यादा प्रभाव आता है। जैसे सपोज करिए कि इनकम इनकम बढ़ गई तो नेपाल के लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, तो एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट होगा तो लोगों को फायदा होगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन छोटी इकोनॉमी में अगर चेंज आएगा, उनका अगर इनकम वगैरह बढ़ेगा घटेगा, तो बड़ी इकोनॉमी में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इकोनॉमी छोटी होती है उसके नेशनल इनकम के घटने बढ़ने से दूसरे देश के नेशनल इनकम के घटने बढ़ने का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो कम आता है। और इसके रिस्पेक्ट में जो बड़ी इकोनॉमी है, अगर वहां पे इनकम बढ़ता है तो छोटी इकोनॉमी पे इनकम का प्रभाव अच्छा खासा दिखता है। यही बैकवाश इफेक्ट है। आमतौर पर बैकवाश इफेक्ट में ये भी बताया जाता है कि जो कोर एरिया होता है, कोर एरिया, और जो रूरल एरिया होता है, वहां से कैपिटल, वहां से लेबर, वहां से स्किल्ड लेबर, वहां से टूल्स, जो भी सारी चीजें हैं वो मूव करते हैं कोर एरिया में। ये भी बताया जाता है। अब लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर पढ़ लेते हैं, ठीक।
लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर। नोट्स वगैरह आप लोग बनाते रहिएगा, है ना, थोड़ा नोट्स बनाते रहेंगे तो सही रहता है। अब लीकेज का क्या मतलब है, कोई बताएगा? कोई बताया लीकेज का क्या मतलब है? शालिनी, आयुष, दीपक, कोई बताए भाई? जल्दी बताइए भाई, जल्दी बोलिए। हेलो, लीकेज का क्या मतलब है, कोई बताए? अरे बोलो। आयुष, आप बता दीजिए पता। सर। शालिनी तुम बताओ, बता लीकेज का दीजिए क्या सर। मतलब है? देखिए, लीकेज का मतलब उस दिन हम बता तो रहे थे इंजेक्शन और लीकेज, लेकिन ऐसे समझिए, सपोज करिए कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, या कंजम्पशन बढ़ रहा है, या इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा तो कहाँ पैसा जाएगा? लोगों के हाथ में जाएगा, अर्थव्यवस्था में जाएगा। कंजम्पशन पे पैसा खर्चा होगा तो कहाँ जाएगा? फर्म्स के हाथ में जाएगा, फिर वो लोगों को रोजगार देंगे। इन्वेस्टमेंट होगा, सेम वही केस। इंजेक्शन मतलब कि आप अर्थव्यवस्था में पैसा लगा रहे हो, ये इकोनॉमी है। ये सारा इसमें पैसा आएगा और फिर पैसा एक दूसरे जगह मूव करेगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। लीकेज का क्या मतलब है? कि इससे बाहर पैसा जाएगा। कैसे जाएगा? जैसे आप सेविंग कर ले, सेविंग करेंगे तो क्या होगा? अपने हाथ में आप पैसा रखेंगे, अपने पॉकेट में पैसा रखेंगे, तो खर्चा नहीं होगा। खर्चा नहीं होगा तो लोगों के पास नहीं जाएगा, फिर वो दूसरे की इनकम नहीं बढ़ेगी। है ना बात, समझ में आ रही है यानी बात? यानी सर रीस्पेंडिंग नहीं हुआ है, इसका मतलब ऐसा क्या सर? हाँ, मतलब जो पैसा वो इकोनॉमी में जा नहीं रहा, रीजन जो भी अच्छा हो, अच्छा। वो लीकेज हो जाएगा। चाहे वो सेविंग कर लीजिए। अच्छा, सपोज करिए कि आपने इंपोर्ट कर लिया, आपने इंपोर्ट करा 1,000 रुपए का, तो ये पैसा इंडिया की इकोनॉमी में जाना चाहिए, लेकिन चली कहाँ गई? नेपाल के या दूसरे देश की इकोनॉमी में चली गई। तो हमारे यहाँ से पैसा निकल गया। यहाँ से पैसा क्या हुआ? अर्थव्यवस्था से पैसा निकल गया। 1,000 सेविंग कर लेंगे तो भी पैसा निकला रहेगा। समझ रहे इस बात को? गवर्नमेंट टैक्स लगा दे ज्यादा तो क्या होगा? गवर्नमेंट के पास पैसा वो चला जाएगा, तो वो अर्थव्यवस्था में नहीं रहेगा। आएगा बाद में, वो अलग सीन है। तो लीकेज का मतलब है कि पैसा इकोनॉमी में मूव ना करना। इंजेक्शन का मतलब है कि पैसा इकोनॉमी में मूव करना। गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो भी मूव होगा पैसा, लोगों को रोजगार मिलेगा और फर्म्स आगे बढ़ेंगी। कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे तो भी इंजेक्शन का काम है। यानी सर जितना हम RASTM लिखना। अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसका आउटपुट नहीं मिलता, तो ये भी एक लीकेज हो सकता है सर? नहीं, अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे और मल्टीप्लायर अप्लाई है तो कैसे इनकम नहीं बढ़ेगी? बात ये है ना कि अगर मल्टीप्लायर के केस में चाहे किसी भी तरीके से आप इकोनॉमी में पैसा लगाएंगे तो वो बढ़ेगा। वो भले छोटे अमाउंट से बढ़े, लेकिन बढ़ता है। लीकेज का मतलब है कि इकोनॉमी से पैसा निकलना या इकोनॉमी में पैसा न जाना। तो आप इंपोर्ट कर दीजिए, या टैक्स लग जाए, या आप सेविंग कर लें, तो लीकेज का पार्ट है। ये हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी बड़ा अच्छे से बताया था। अभी पीछे भी ये जो ISLM या केनेडियन मॉडल स्टार्ट किया गया है, उसमें भी हमने थोड़ा बहुत आपको अच्छे से लीकेज बताया था। तो लीकेज मल्टीप्लायर के लिए कैसे काम करेगा जरा देखिए।
पहला तो है सेविंग। अगर आप पिछली वाली क्लास देखेंगे कल वाली, तो उसमें हमने आपको एमपीएस लिखा था। तो अगर एमपीसी की वैल्यू कम होगी तो एमपीएस की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब एमपीएस की वैल्यू बढ़ेगी तो लोग सेव ज्यादा करेंगे, खर्चा कम करेंगे और फर्दर वो मल्टीप्लाई होकर इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा। तो सेविंग क्या हुआ? लीकेज हुआ। जैसे सपोज करें कि हमें कोई शेयर खरीदना है, डेक्सोन का या एबॉट का या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, है ना, चाहे किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना हो, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो इनकम आएगा वो खर्चे पे कम करेंगे और बचा के ज्यादा रखेंगे, यानी अपने लिक्विड को ज्यादा प्रीफर करेंगे या प्रीफरेंस देंगे शेयर बाई करने में, यानी स्ट्रांग लिक्विडिटी प्रीफरेंस, यानी प्रबल तरलता अधिमान। प्रबल अधिमान, ठीक है भाई। सेविंग आपको पता है ये बचत होता है हिंदी में। तीसरा क्या हो सकता है? परचेज ऑफ ओल्ड स्टॉक्स एंड सिक्योरिटी। स्टॉक्स एंड, यानी पुरानी प्रतिभूति या शेयर खरीदना, है ना। चौथा क्या हो सकता है? डेट कैंसिलेशन। प्राइस इन्फ्लेशन, ठीक है भाई, यानी प्राइस आप बढ़ा दीजिए, रियल इनकम कम, डिस्पोजेबल इनकम। नेट इंपोर्ट, सातवां टैक्सेशन। देखिए समझिए, सेविंग करेंगे, इकोनॉमी में पैसा नहीं जाएगा तो मल्टीप्लायर काम बढ़िया से नहीं कर पाएगा। अगर आप पैसा ज्यादा बचाते हैं शेयर वगैरह खरीदने के लिए तो वो भी इकोनॉमी में पैसा नहीं जाएगा और आमतौर पे वो लीकेज का ही काम करेगा। और आपने जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बोला भी था कि जो इंश्योरेंस होता है, शेयर को बाई करना और सेल करना, ये जीडीपी में काउंट नहीं होता। याद है शालिनी? तुम थी उस टाइम, याद है ये बात जी सर। कि आप शेयर बाई करिए या इंश्योरेंस करिए, ये जीडीपी में काउंट नहीं होता है क्योंकि ये किसी तरीके का गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये जीडीपी में नहीं काउंट होगा, अगर आप लोगों को याद होगा तो। डेट कैंसिलेशन, डेट कैंसिलेशन का मतलब है कि आपने लोन लिया है बैंक से और बैंक का पैसा चुका रहे हैं, तो सीधे इकोनॉमी में कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे नहीं जा रहा है, बल्कि वो उस पे जा रहा है जहां पे पैसा आपको चुकाना है। प्राइस इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि भाई सपोज करिए कोई सामान 10 रुपए का मिलता हो और 10 रुपए का मिलता है, आप 4 लेते हो सामान 40 रुपए का, अब ये सामान 40 रुपए का ही मिलने लगा, तो अब आप एक सामान लेंगे, यानी यहाँ पे चार, क्या बोलते हैं, 4 सामान की रिक्वायरमेंट, 4 थिंग्स की। तो 4 सामान को बनाने के लिए 4 लोग लगते होंगे, फिर उन 4 लोगों के पास इनकम जाता होगा और फिर वो इनकम मूव करता होगा इकोनॉमी में, है ना। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, तो आप एक गुड खरीदोगे, तो एक गुड बनाने के लिए लोगों की भी जरूरत कम है, फिर लोगों की जरूरत कम अगर हो जाएगी तो उनको पेमेंट भी कम जाएगा। पेमेंट जब कम जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लायर जो है वो वीक होगा, यानी ये एक तरीके का लीकेज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेट इंपोर्ट, ये तो सीधा दिख रहा है कि भाई इंपोर्ट बढ़ा दीजिए, इकोनॉमी से पैसा ही मूव हो जाएगा, ये तो सबसे बड़ा लीकेज। टैक्सेशन है ही है, जो भी इकोनॉमी में पैसा नहीं जाएगा वो गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में इकट्ठा होगा।
बाद में खर्चा होगा वही टैक्स, ये अलग केस है, लेकिन इकोनॉमी से पैसा निकल रहा है तो लीकेज है, बस ये माइंड में रखिए। यहाँ तक ठीक है? क्यों भाई, एक बार आप लोग बता दीजिए। जी सर, अंडरस्टैंड हुआ सर। जी सर, जी। उम्मीद है कि हर एक चीज समझ में आई होगी, है ना? जी 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 सर, जी सर, समझ आ रहा है। पढ़ के आपको आनंद आया होगा। कल इसको खत्म कर देंगे। मल्टीप्लायर क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटर है, सुपर मल्टीप्लायर है ना? और कंजम्पशन की कुछ थ्योरीज हैं, जैसे साइकोलॉजिकल थ्योरी है केंट की, उसके बाद से फ्रीडमैन की भी है ना, मिल्टन फ्रीडमैन की है। इस तरीके से जो भी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, जितने भी सारी चीजें हैं, उसको कल खत्म करेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट के थ्योरीज हैं, यानी एडी वाला जो सेक्शन है, एडी वाले सेक्शन में जो सी प्लस आई वाला है, तो सी वाले को खत्म कर लेंगे और आई वाले को खत्म करेंगे, ठीक है? और उसके बाद से आईएसएलएम की तरफ मूव करेंगे। आईएसएलएम मंडल फ्लेमिंग आपको पढ़ाया गया है? उसमें पढ़ाया गया होगा मुझे लगता है, हालांकि सर ये मंडल फ्लेमिंग का वीडियो वगैरह जो है तो वो यूट्यूब पे है, इकोनॉमिक 24 पे, आप वहां देख सकते हैं, बढ़िया से उसको सॉल्व करा रखा है हमने, तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैक्रो का आई कितना होप आप लेक्चर लोग है सर ये? क्या सर ये क्या जी? अभी से लेक्चर कितना है सर ये मैक्रो का? अभी लेक्चर बचा होगा, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारा अभी चैप्टर है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अभी एक एक चीज। कितने हुए हैं सर? मुझे अभी मैक्रो का करना पड़ेगा ना सर इसका? अच्छा अच्छा, तो अभी नेशनल इनकम हुआ है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग हुआ है, इसके अलावा क्लासिकल्स हुआ है, और क्लासिकल के बाद ये केनेजियन मॉडल चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ, तो अभी उतना बहुत कर लेता हूँ चीजें सर हुआ मैं है, लेकिन पिछले अब वीडियो। पहले क्लासेस रेगुलर नहीं चल पाती थी ना, कि हम एक जगह पढ़ा भी रहे थे वहां पे, तो समय का थोड़ा सा इशू था। जी 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 सर। अब क्लासेस रेगुलर चल रही है, तो जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। जी जी जी, ये पिछले कर पढ़ते लेता हूँ सर रहना, मैं अपना भी। ध्यान आज रखना है, आज मेरा खाने पीने फर्स्ट का क्लास है ध्यान सर ये। रखना है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ में आया होगा जहाँ तक उम्मीद है। हाँ, ये समझ में आया। पिछले लेक्चर देखता हूँ सर सारे। हाँ वो आ जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए।